हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, पहले वो पढ़ लेते हैं। हमने क्लासिफिकेशन किया था। हमने पढ़ा था मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स में हमने बताया था मल्टी का मतलब ज्यादा, जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे होके और कोलोइडल रेंज का पार्टिकल बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। एग्जांपल दिया था मैंने एसिड का, आपको लोगों को बताया था। उसके बाद आया था मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स। मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स, इसका मतलब क्या है? मैक्रो मींस बड़ा, जब कोई मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि कोलोइडल रेंज से ज्यादा है उसका साइज, जब हम उसको डिसोसिएट करेंगे तो वो छोटे पार्टिकल मींस कोलोइडल रेंज में टूट जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स। और थर्ड वन हमने बताया था एसोसिएटेड। एसोसिएटेड को हमने नाम दिया था मिसेल का। मैं ये रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें इस चीज पे डिस्कशन करना है, काफी डिस्कशन करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसेल। बेटा अगर हम कुछ पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम रखें तो वो ट्रू सॉल्यूशन रहता है, लेकिन अगर फिर हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो वो एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। पार्टिकल्स इकट्ठे होकर थोड़ी सी रेंज बढ़ा देते हैं और उस रेंज को हम बोलते हैं एसोसिएटेड, या क्या बोलते हैं? मिसेल। मिसेल जैसे सोप है, आपने टाइम में पढ़ा होगा, सोप है मिसेल फॉर्मेशन करती है, मिसेल बनाती है। इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, मींस कंसंट्रेशन अबव विच मिसेल इज फॉर्म। मींस मिसेल बनाने के लिए बेटा एक कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। मींस अगर लो कंसंट्रेशन है तो मिसेल नहीं बनेगा, एक ऐसी कंसंट्रेशन होनी जरूरी है, पार्टिकल्स का इतना इकट्ठा होना जरूरी है कि वो एक मिसेल बना दे। तो उस कंसंट्रेशन को, जिस पे हर एक कंसंट्रेशन में मिसेल नहीं बनेंगे, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है उस पर बनेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सीएमसी। तो अब मिसेल के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। अब आप इसको देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल को हम कैसे देखते हैं कि जो मिसेल बनता है वो कैसे बनता है। तो इसमें पहले मैं आपको सोप का फॉर्मूला बताता हूं। सोप, साबुन क्या होता है? कपड़े जो धोते हैं वो बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, C17H35 COO Na। CO पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये तो सोडियम साल्ट हो गया, ये फैटी एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है ये फैटी एसिड। जैसे यहाँ पर H लगाते हैं और NaOH तो वाटर रिमूव हो जाएगा। ये जो बना इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सोडियम स्टीरेट भी बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सोप जो होता है उसका फॉर्मूला वो क्या होता है? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। हम अगर यहां पर मैं कर दूं C17H35 COO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, तो ये पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। जिस सोप का हम यूज करते हैं नहाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? पोटेशियम का साल्ट रखते हैं जनरली। कपड़े धोने वाले में हम क्या करते हैं? सोडियम साल्ट को यूज करते हैं। इट इज सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बेटा आप इसमें क्या देखोगे कि जैसे हमारे पास C17H35 COO नेगेटिव है, तो ये तो क्या है? एल्काइल ग्रुप है।
ठीक है। एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सारे कार्बन नहीं दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक चेन बना के दिखा रहा हूं, और यहां पर जो ये है COO नेगेटिव, इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया। तो ये एल्काइल ग्रुप है C17H35, और ये जो है ये है COO नेगेटिव। मैंने इसको लिख दिया RCOO नेगेटिव। तो R जो एल्काइल ग्रुप है वो ये है, और CO नेगेटिव ग्रुप है वो ये है। अब बेटा देखना, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये नॉन पोलर होता है, आपने 11th में अच्छे से पढ़ा था। तो ये नॉन पोलर है, तो ये पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमने एक टर्म पढ़ी थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस एक जैसे में घुलता है। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब वाटर तो पोलर है, लेकिन ये जो पार्ट है, ये बेटा जो चेन है ना, ये कैसी है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। तो जो चीजें वाटर में डिसॉल्व नहीं होती उनको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब मैं इसको हाइड्रोफोबिक कहूंगा, इसको कह दिया मैंने हाइड्रोफोबिक। अब आप इस समझ लेना, इसको जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और ये एक पूंछ की तरह एक टेल है, तो इसको कह दिया हाइड्रोफोबिक टेल, मींस वो टेल जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ये हेड की तरह है, तो इसको हमने कह दिया हाइड्रोफिलिक। अब आप समझिएगा, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक इसको हम कह देंगे हेड। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, मींस हाइड्रोफिलिक को आप समझोगे, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लविंग। वाटर लविंग कहने का मतलब जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, वाटर में डालते ही डिसॉल्व हो जाती है। पोलर पार्ट है इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस हेटिंग, वाटर हेटिंग मींस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास इस वेसल में वाटर है, ये वेसल है, इसके अंदर वाटर है। अब बेटा अगर हम ये पार्ट इसमें डाल देंगे तो आप देखना ये इस तरीके से हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग पार्ट है, वो तो वाटर के अंदर चला गया, डिसॉल्व हो गया, बट द पार्ट व्हिच इज वाटर हिटिंग वो अब वो चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा, वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये तो हुई बात लो कंसंट्रेशन की। अगर मैं यहाँ पर इसकी हाई कंसंट्रेशन कर देता हूँ, अगर मैं इस पार्ट की कंसंट्रेशन को बेटा इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा, आप देखिएगा कि अगर मान लो ये वेसल है और इसमें हमने हाइड्रोकार्बन, ये जो पार्ट है सोप का, ये बहुत ज्यादा हमने डाल दिया, इसके अंदर ये वाटर है, ये वाटर है और इसके अंदर हमने इसको डाला है, तो क्या होगा आप देखिएगा कि इसके अंदर जो ये पार्ट है, हेड है, ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व हो जाएगा ये वाटर के अंदर? क्योंकि ये वाटर लविंग है, ये पोलर पार्ट है, वाटर भी पोलर है। लेकिन जो ये टेल है ये अंदर की तरफ छिप जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लो ये सिस्टम इस तरह से क्रिएट कर लेगा ये कि जो ऊपर है वाटर के अंदर वो तो डिसॉल्व होगा और फिर ये स्फीयर बना लेगा, अंदर की तरफ छिप जाएगी ये पूंछ, वाटर से डर के रिपेल होके इसके अंदर चली जाएगी। इस तरीके से इसने गुच्छा बना लिया, एक क्लस्टर बना लिया और ये पार्ट सिकुड़ के अंदर चला गया, ये पार्ट सिकुड़ के अंदर चला गया, ये सिकुड़ के अंदर चला गया, ये पार्ट आप देखिएगा। तो अब आप देखिए ये जो बना है, ये गुच्छा बना है, ये क्लस्टर बना है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम मिसेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज मिसेल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 10th की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा और अब फिर से मैं बता देता हूं। तो इस तरह से ये जो फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है और दूसरा कैसा है? पॉजिटिव पार्ट है। समझिएगा इस चीज को, फिर से बता देता हूं, ये सोप का फॉर्मूला है। अब बेटा अगर हम बात करें सोप और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी सोप की तरह ही वर्क करता है, डिटर्जेंट को सोप लेस सोप भी बोलते हैं। अब मैं डिटर्जेंट का आपको फॉर्मूला बताऊं तो देखिए,
जैसे यहाँ था RSO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अब आप देखिए इसको हमने कहा था सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है सोडियम साल्ट, इसमें सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड दैट इज डिटर्जेंट। आगे केमिस्ट्री में और एक यूनिट है उसके अंदर हम डिटर्जेंट और सोप में जो डिफरेंसेस है वो पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे केवल सोप के बारे में, और सोप ने ये बना दिया, मिसेल बना दिया। अब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि मिसेल तो बन गया, वो चीज तो आप समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन सफाई कैसे करता है। अब आप अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जरूरी नहीं है कि साबुन का यही फॉर्मूला हो। मैंने सोडियम स्टीरेट बताया था C17H35COO नेगेटिव, अगर मैं कहूं C15H35COO नेगेटिव। अब आप समझिएगा मैंने एक डिस्कशन किया था, जरूरी डिस्कशन, मैंने कहा था CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन का होना जरूरी है ताकि मिसेल बन पाए, अगर लो कंसंट्रेशन है तो मिसेल नहीं बन पाएगी। अब आप यहां पर जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हमारे पास मान लो ये दो हैं, एक और भी ले लो कोई, ठीक है, हमने इसके बाद एक और ले लिया जैसे जिसके में कार्बन है 20। अब इनमें से कह रहा है कि कौन सा मिसेल जल्दी बनाएगा। तो बेटा आप देखिएगा एक का साइज मान लो ये है और दूसरे का साइज ये है, तो जिसका साइज बड़ा है मींस जिसमें कार्बन ज्यादा है, तो कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे वो कम अमाउंट में डालने पे मिसेल बना देंगे। कहने का मतलब उसकी लो सीएमसी होगी, कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन उसका क्या रहेगा, कम रहेगा, कम होते हुए भी वो मिसेल बना देगा। तो हम क्या कहेंगे कि CMC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना बड़ा साइज उतनी ही कम CMC, मतलब जितना बड़ा साइज उतना ही जल्दी मिसेल बना देगा। ये ध्यान रखिएगा आपको कि उसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कम चाहिएगी, कम अमाउंट में ही वो मिसेल बना देगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कोई भी लिख दे कार्बन, जिसमें ज्यादा कार्बन उसका साइज बड़ा, और जिसका साइज बड़ा वो जल्दी मिसेल बनाएगा। चाहे किसी भी वे में पूछ ले कि भाई जल्दी कौन सा मिसेल बनाएगा, तो जिसका साइज बड़ा। किसकी CMC कम होगी, जो मिसेल जल्दी बनाएगा उसकी CMC कम रहेगी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस पे डिस्कशन किया, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप सफाई कैसे करता है। बेटा मान लो हमारे पास ये कपड़ा है, क्लॉथ है ये, और इसके ऊपर ये कोई दाग है, ठीक है। अब ये दाग है, ये ऑयली डर्ट है, मानो ऑयल है, हमने शर्ट को वाटर के अंदर डाला है। अब आप देखिएगा क्या होता है इसके अंदर। अब इस पे हम साबुन लगाएंगे। साबुन को मैंने बताया है आपको कि साबुन इस तरीके से होता है, दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, एक वाटर लविंग है, एक ऑयल लविंग है। अब जैसे ये एक तरह से हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये इसमें ऑयल में सोल्यूबल है। अब आप देखिएगा यहाँ वाटर है, तो वाटर के ऊपर जो पार्ट है ये हमारा ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हेड है वो तो वाटर में डिजोल्व हो गया, जो टेल है वो नॉन पोलर पार्ट ऑयल में डिजोल्व हो जाएगी, बीच वाला पार्ट ऑयल है, ये ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा। अब देखिए ये वाटर में डिजोल्व हो गया, ये ऑयल में डिजोल्व हो गया, यहाँ क्लस्टर बन गया, मिसेल बन गया। अब इसको साफ करेंगे तो आप देखना वाटर को बाहर हटाएंगे, वाटर में कौन डिजोल्व है, हेड, वाटर के साथ ये हेड जाएगा, हेड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, टेल, टेल जाएगी, लेकिन टेल डिजोल्व हो गई किसमें, ऑयल में, तो ऑयल को ये अपने साथ ले जाएगी और इस तरीके से इस कपड़े को ये क्या कर देगा, साफ कर देगा।
तो ये एक तरीका है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा सोप क्या करता है, सफाई करता है, कपड़े को साफ करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। अब देखो हमने जिक्र किया था कोलोइड को प्रिपेयर करना है, मैं लिख देता हूं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। यहां एक चीज समझनी जरूरी है, हमने डिस्कस किया था लायोफिलिक कोलोइड्स एंड लायोफोबिक कोलोइड्स। कोलोइड्स थे, एक था बेटा लायोफिलिक और एक था लायोफोबिक। समझना है इसको। लायोफिलिक कैसे था, लिक्विड लिविंग लिक्विड में डाला, सेक किया, हमें कोलोइड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। हमने जब डिस्कस किया था लायोफोबिक का, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, लायोफोबिक कोलोइड है वो आसानी से प्रिपेयर नहीं होते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, उनको जबरदस्ती प्रिपेयर करना पड़ता है। और उस जबरदस्ती प्रिपरेशन के लिए कौन से मेथड यूज होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूं। तो जो हम प्रिपेयर करेंगे कौन से होंगे, लायोफोबिक। लायोफिलिक का तो मेथड सिंपल सा है कि हम डिजोल्व करेंगे, सेक कर लेंगे और वो हमें मिल जाएंगे। तो लायोफोबिक होगा जो प्रिपरेशन होगा, तो जो पहला मेथड है बाय डिसइंटीग्रेशन मेथड, बाय डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हैं, तोड़ना, डिसइंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन तोड़ना। तो डिसोसिएट करना, हम क्या करेंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स को तोड़ के छोटे साइज के पार्टिकल, मतलब जिनका साइज हमने कोलोइडल रेंज क्या बताई थी, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶, तो जिनका साइज इनसे बड़ा है उनको तोड़ के इस रेंज में लाएंगे, तो उस मेथड को क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड की टाइप्स होंगी, जो पहली टाइप है वो है बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। कहने का मतलब हम मैकेनिकली पार्टिकल्स को तोड़ेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। कैसे मैकेनिकली कैसे करेंगे, हमारे पास इस तरीके से ये सिस्टम रखेंगे हम, ये है बेटा हमारे पास, ये एक डिस्क ले लेंगे हम, हमारे पास ये दो डिस्क हैं इस तरीके से, और यहां से हम पार्टिकल्स को डालेंगे। मान लो हमने डाला सस्पेंशन, आप देखिएगा इस चीज को कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का साइज बड़ा होता है, हम सस्पेंशन को डालेंगे, वो यहाँ आएगा, ये जो डिस्क है ये अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से रोटेट करेंगी और उस सस्पेंशन को तोड़ देगी। सस्पेंशन बड़ा होता है, डिसोसिएट करके पार्टिकल्स को इसमें कन्वर्ट कर देगी। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं, हमारे घर में एक चक्की होती है, चक्की के अंदर हम गेहूं डालते हैं, चक्की में दो पार्ट होते हैं, दो डिस्क होती है जो कि घूमती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अंदर जो गेहूं है वो पिस के मतलब डिसोसिएट होके, डिसइंटीग्रेट होके और क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, चून बना देते हैं। तो उसी तरीके से मैं कहूं यहां हम सस्पेंशन डालेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उसको पीस देंगी, छोटा कर देंगी, डिसोसिएट कर देंगी और हमें क्या मिल जाएगा, हमें कोलोइडल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, पहला बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा पार्ट है, इट इज नॉट सो इंपोर्टेंट, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। दूसरा है जो बाय इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसका दूसरा नाम है ब्रैडिक्स मेथड। ब्रैडिक्स मेथड।
इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ब्रैडिक्स मेथड। अब मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप प्रिपेयर नहीं होते, जबरदस्ती करने पड़ते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि मेटल का कोलोइडल वो बनाएंगे, कोलोइडल सोल, तो किस तरीके से बनाएंगे, हम इस तरीके से एक वेसल ले लेंगे बेटा, और जिस भी मेटल के कोलोइड बनाने हैं उनके हम इलेक्ट्रोड ले लेंगे। जैसे गोल्ड को प्रिपेयर करना है, गोल्ड सिल्वर का अगर हमें करना है तो हम इस तरीके से क्या करेंगे कि इसमें हमने ले लिया वाटर, यह हमने वाटर ले लिया है, और जिस भी मेटल का हमें क्या बनाना है, जैसे गोल्ड है इसको बोलते हैं हम पर्पल ऑफ कैसियस। गोल्ड का जो बेटा कोलोइडल सोल बनेगा उसको हम पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। बेटा ये एक नंबर में कई बार पूछा गया है, किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है ये कि पर्पल ऑफ कैसियस क्या है, तो हम कहेंगे इट इज द कोलोइडल सोल ऑफ गोल्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है, ये इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रोड हमें सेम लेनी है, जिस मेटल का हमें कोलोइडल सोल बनाना है इसको हम क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अब हम इसमें एक और बड़ा वेसल भी रखते हैं इस तरीके से, ये हमने थोड़ा सा बड़ा वेसल रख लिया, और इसके अंदर हम रखते हैं बेटा आइस। हमने इसको फुल आइस डाल रखी इसमें इस तरीके से, ये है बेटा। आप देखिएगा जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हाई वोल्टेज होगी, ये ध्यान रखना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें से पास करेंगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगी, बॉयल हो जाएगा। जब ये बॉयल होगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रोड्स टूट जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड टूट जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से जो सॉल्यूशन बना वो कोलोइडल सोल बन जाएगा। फिर आप पूछोगे कि भाई जब ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया तो इनमें इन आइस का क्या रोल है, इन आइस का क्या रोल है, तो आप ये सोचिएगा कि जब इतने गर्म हो जाएंगे कि ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, एक्चुअल में जब ये इवेपोरेट होना चाहेंगे, बाहर की तरफ जाना चाहेंगे, तो ये जो आइस है ये इसकी कूलिंग करके और इनको फिर से ठंडा करके कंडेंस करेंगे। कहने का मतलब इन पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने से कौन रोक रहा है, आइस रोक रही है। इसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे कि इसमें KOH डाल दिया हमने तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये क्या करता है, इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये दो पार्टिकल है बेटा, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो इस पे OH नेगेटिव इस तरह से इकट्ठे हो गए, इस पे OH नेगेटिव इस तरह से इकट्ठे हो गए। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जुड़ने नहीं देंगे। अगर ये एसोसिएट हो गए, एग्रीगेट हो गए तो बड़े बन के फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो सॉल्यूशन होगा कोलोइडल सॉल्यूशन वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए हम इसमें KOH डालते हैं। हमने आइस क्यों डाली है, ताकि ये पार्टिकल्स इवेपोरेट ना हो और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व हो और कोलोइडल सोल बनाए। ये हम गोल्ड सिल्वर इस तरह के उनके बना सकते हैं। और गोल्ड का जो होता है कोलोइडल सोल जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम पर्पल ऑफ कैसियस प्रिपेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। थर्ड जो पॉइंट है डिसइंटीग्रेशन मेथड का, जो थर्ड पार्ट है वो है पेप्टाइजेशन। इन तीनों पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेप्टाइजेशन। सी जो पार्ट है उसको हम कहेंगे पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? क्या होता है पेप्टाइजेशन? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द मेथड टू प्रिपेयर द कोलोइडल सोल ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टल्स। आप देखिए कि क्या होता है कि हमारे पास मान लो हमने प्रेसिपिटेट ले लिया, ये PPT,
प्रेसिपिटेट आप समझते हो, जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मान लो ये हमारे पास है FeOH3, OH की थ्राइस, ये बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। अगर मैं इसमें FeCl3 ऐड कर दूं, ठीक है, हमने इसके अंदर FeCl3 ऐड किया है, तो क्योंकि इसमें Fe है, मेन Fe पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी ये खासियत होती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है तो इनमें जो कॉमन है वो इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। ये जो है ये हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइट जो इन दोनों में से कॉमन है, Fe भी है इसमें, तो इसमें भी बेटा Fe समझिएगा, तो ये जो Fe इसके सरफेस पे आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो Fe पॉजिटिव था, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, इस पे Fe पॉजिटिव आ गया है, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। इसमें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पार्टिकल बनेंगे ये कैसे बनेंगे, कोलोइडल पार्टिकल बनेंगे, इनको कोलोइडल सॉल्ट बोलेंगे। इस मेथड को पेप्टाइजेशन कहते हैं। Peptidation is the process of converting a freshly prepared precipitate into the colloidal salt by using suitable electrolyte। ठीक है बेटा, आप डेफिनेशन 1 नंबर में कई बार पूछा गया, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में इसमें लिख देता हूं, इस पे इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहोगे, Peptidation is the process of converting a freshly prepared precipitate into colloidal particles by using suitable electrolyte। अब मैं यहाँ बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ freshly prepared precipitate, इसका क्या मतलब है, ये जो प्रेसिपिटेट है ये फ्रेश होना चाहिए, ओल्ड हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, डिसोसिएशन मुश्किल हो जाती है, वो आसानी से कोलोइडल पार्टिकल्स में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कहोगे, इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। अब बेटा मैं कहूं कि हमने FeOH3 लिया है, अगर हम कुछ और लेना चाहे तो, जैसे कि मैं कहूं कि हमने AgI लिया है, हमने AgI ले लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, तो इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो ऐसा डालेंगे कि इनमें से एक तो उसके अंदर कॉमन होना चाहिए, जैसे मैंने AgNO3 डाल दिया इसके अंदर, तो अब देखो इस पे भी Ag है और इसमें भी Ag है, तो आप क्या होगा, Ag वाले के ऊपर Ag ही क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव ही, और ये डिसोसिएट होके किसमें, कोलोइडल रेंज पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जरूरी नहीं है यही पार्ट इसमें कॉमन हो, ये भी हो सकता है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम इसमें Ki भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है बेटा AgI, तो हम इसमें Ki डाल देंगे, तो अब इनमें कॉमन कौन है, I, तो इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्सन होगी, I की वजह से नेगेटिव है, I नेगेटिव सरफेस पे आ गया, I नेगेटिव और I नेगेटिव एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट कर देंगे। इन छोटे पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर के अंदर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स। तो ये जो मेथड हमने यूज किया है, ये इसको डिसइंटीग्रेशन मेथड का पार्ट है। कौन सा है, पेप्टाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा डिसइंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कंडेंसेशन मेथड पढ़ेंगे, 3-4 रिएक्शंस हैं वो पढ़नी है बस हमें। थैंक यू।